वो लाला लाला ला से शुरू होता था और हर पल तुमने सवारा है, जीवन तुमने निखारा है, जीवन कर लेता है श्रृंगार सचा ना कुमकुम से। उस टाइम पर ऐसे शोज थे जहाँ हर 4 महीने में पति या पत्नी बदल रहे थे। विडो री मैरिज जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 21 साल की थी कुमकुम जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है और कैसे सिचुएशन ऐसे बनती है कि शादी देवर से हो जाती है। तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हारा तो करियर शुरू हुआ है लेकिन ये साथ ही साथ खत्म भी हो जाएगा। हुसैन और मैं तो टॉम एंड जेरी थे। हम आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन टॉम है और कौन जेरी। सेट कि मेरी मदर जो है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो वो आपको छू के देखना चाहती है। जब वो आई स्टेज पे तो मुझे पता चला कि वो देख नहीं सकती हैं। जजमेंट पास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं लोग। मैं जयपुर से आई थी तो मेरे पास मोस्टली सूट्स थे, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़े फैशनेबल कपड़े ले लो। पापा सेड कि अगर मैं पैसे नहीं भेजूंगा तो तुम सर्वाइव कैसे करोगी। ऐसे अगर आप पैसे भेजते रहे ना तो मैं कभी मेहनत नहीं करूँगी। तो उसके लिए मुझे कुछ 500 रुपये मिले थे, तो मुझे लगा 500 मतलब वाओ मेरी कमाई। और उसमें से भी मैंने 300 रुपये की साड़ी ली थी अपनी माँ के लिए। तो जब मैं जयपुर गई थी तो उन्हें वो साड़ी, आज भी उनके पास वो साड़ी है। कुमकुम 2 आने का कोई चांस आप देख रही हैं? हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट। आज हमारे पॉडकास्ट में आई हैं जूही परमार मैम, यानी कि आपकी कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। जूही परमार को कुमकुम का टाइटल सॉन्ग कितना याद है? पूरा याद है, और एक टाइटल सॉन्ग नहीं था, 3-4 थे। मेरे को सारे वर्जन याद है। जैसे मतलब एक जो था वो जीवन कर लेता है श्रृंगार सचा ना कुमकुम से। फिर एक बाद में आया था जो था हर पल तुमने सवारा है, जीवन तुमने निखारा है। फिर एक रीइंकार्नेशन के बाद था जो था कि लम्हों की मीठी गुजारिश है, कुछ तुमसे कुछ हमसे, पास आओ दिल की ये ख्वाहिश है, कुछ तुमसे कुछ हमसे, डर है ना खो जाएं ये पल जो प्यारे हैं। फिर उसमें वापस जीवन कर लेता है श्रृंगार। उन्होंने वो थोड़ा रीमिक्स्ड वर्जन टाइप बनाया था, क्योंकि रिवैम्प्ड, क्योंकि हम लोग रीइंकार्नेट हुए थे। मुझे सारे ट्रैक्स याद हैं। सोनू निगम ने गाया था, राइट? पहला वाला उन्होंने। और वो जब आप जैसे आप बोल रहे थे ना कि जीवन कर ले, तो वो एक नॉस्टैल्जिया वो क्रिएट हो रहा था। उससे स्टार्ट वो लाला लाला ला से शुरू होता था, और जैसे ही वो लाला ला होता हर घर में एको होता था, क्योंकि हर घर से एक ही आवाज आती थी। करेक्ट। तो लास्ट ईयर जब मैंने रील बनाया था कुमकुम के ऊपर, हमारी जब कुमकुम की एनिवर्सरी थी, तो उसमें मैंने यही कहा था वॉइस ओवर में कि जैसे ही ये लाला ला बजता था हर घर से यही एक आवाज गूंजती थी। रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। हमारा एक नया चैनल जिसका नाम है दूरबीन, वो लॉन्च हो चुका है यूट्यूब पे। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस चैनल पर आपको केस स्टडी और बहुत सारी फैक्ट ड्रिवन वीडियोस, कमाल की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मेरे को लगता है 20-22 साल पहले कुमकुम आया था, और उसको ऑफ एयर हुए भी 15 साल हो गए आराम से। 2009 में 2002 में आया था। 2009 में अभी लास्ट ईयर ही हमने 21 साल सेलिब्रेट करते हुए हुसैन और मैंने रील भी बनाया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो 21 साल हो गए कुमकुम को आए। तो आपको क्या लगता है कि कुमकुम की कौन सी स्टोरी लाइन या किस मैसेज ने ऑडियंस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि आज तक उसकी बातचीत होती है? सबसे पहले तो इट वाज अहेड ऑफ इट टाइम शो। उसका पहला प्रोमो ही सीधे लोगों का दिल को जीता था, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं कहती हूँ कि मैं दादाजी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, या जो भी हूँ, दादी की ये हूँ, फलाने की वो हूँ, मम्मी जी की वो हूँ, और सुमित की बेस्ट फ्रेंड और जतिन की बीवी। ऐसा उसका पहला प्रोमो था। तो एक बहू इतनी चहकती हुई, जिसको अपने ससुराल में इतना अपनापन मिला है कि वो मतलब सबकी आंखों का तारा है। इट वाज सच अ वेलकम चेंज। और उसके बाद जो हमने विडो री मैरिज जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 21 साल की थी कुमकुम जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है, और उसका अपना पूरा परिवार उसकी दोबारा शादी कराना चाहता है, और उसका कन्यादान करना चाहते हैं, और उसे इतना प्यार करते हैं कि वो उस परिवार को छोड़कर जाते हुए इतनी दुखी होती है कि कैसे छोड़ के जाऊंगी इनको। और कैसे सिचुएशन ऐसे बनती है कि शादी देवर से हो जाती है, और देवर भाभी के रिश्ते को एज हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर पाना ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमें भी नहीं पता था कि वो एक्सेप्ट होगा, कि हमें मतलब हमारा बहिष्कार किया जाएगा, हमें भी नहीं पता था। लेकिन वो जैसे एक चादर डाल दी जाती है भाभी पर, नॉर्थ में है ऐसा सिस्टम, उस प्रथा को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं वो एक ट्विस्ट आया था, एंड इट वाज एक्सेप्टेड सो वेल कि कुमकुम सुमित की जोड़ी को लोग आज भी मतलब बड़ी बात नहीं बोलना चाहती, पर कितने लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे भी कि हमारे लिए जैसे राम सीता की जोड़ी थी, ऐसे कुमकुम सुमित की जोड़ी है। उस टाइम पर ऐसे शोज थे जहाँ
हर 4 महीने में पति या पत्नी बदल रहे थे, एक ही शो में Plastic 4-5 surgery हो जा शादियां हो रही रही थी। सर्जरी हो रही थी है। और अलग अलग लोगों से हो रही थी। हमारे शो में भी हमने 4-5 बार शादी की, पर सेम इंसान से की। घूम फिर के आते थे वाद फिर वाद शादी से कर रायचंद लेते बन थे। गए थे। हाँ, Right, तो right. ये था। मैडम आप ये बताओ कि इस रोल को करने के लिए मेरे को लगता है कि आपसे पहले शायद 150 लड़कियों का ऑडिशन हुआ जी, था, जी। फिर आप फाइनल हुई थी, जी, राइट? जी। वो पहले शॉट की क्या यादें हैं आपके? पहले शॉट की एक तो ये याद है कि 12-13 घंटे इंतजार किया था वो शॉट आने के लिए। सुबह 9 बजे से सेट पे गई हुई थी और रात को 2:30 बजे वो शॉट आया था। और मुझे ये चिंता थी कि मैं मेरे इंट्रोडक्शन में ऐसी सोती हुई तो नहीं दिखूंगी ना, क्योंकि इंतजार कर करके थक गई थी। तो दैट वाज द फर्स्ट, दैट इज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ माय फर्स्ट शॉट। मैम कुमकुम आपने अपने इनिशियल ईयर्स में किया था, उस जी। वक्त इस बात का डर था थोड़ा सा कि क्योंकि वो टाइटल रोल है कुमकुम का, तो डेफिनेटली वो लंबा चलने वाला है, तो एक लॉन्ग रनिंग सीरियल के लिए मैं हाँ कर रही हूँ, फिर शायद मैं दूसरा काम नहीं कर पाऊंगी, दूसरे कमिटमेंट्स नहीं कर पाऊंगी, इस बात का डर था उस वक्त थोड़ा भी? उस वक्त ना शोज इतने लंबे चलेंगे ये प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि तब नया नया टेलीविजन का बूम शुरू हुआ था। मतलब डेली इनिशियल क्या प्लानिंग सोप्स थी, भी कितने एपिसोड्स की प्लानिंग थी? ऐसी कुछ नहीं हम थी। मुझे जहाँ तक याद है शायद ऐसा कुछ 56 या हाँ। 120 ऐसे कुछ 20 एपिसोड या होते 21 थे, का ऐसे पहले ही होते थे। बनता था, हाँ, फिर वो जब, और उस टाइम तक डेली सोप्स जो थे वो बिल्कुल नए नए थे। मतलब मुझे याद है कि तब तक एक ही डेली सोप आता था, एक महल हो सपनों का। एक महल हो सपनों उसके अलावा कोई डेली सोप नहीं था। और जब तक कुमकुम शुरू हुआ था तब तक क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की आ चुका था, कसौटी आ चुका कसौटी भी आ था। चुका था। पर वो भी नए शोज थे, तो ऐसा नहीं था कि उन शोज को चलते चलते बहुत 2-4 साल हो गए होंगे। वो भी कुछ 6-8 महीने साल भर पुराने ही शोज थे, तो मालूम नहीं था कि शोज इतने लंबे चलते हैं। साल भर वॉज नॉर्मल, क्योंकि वो तो वीकली भी चली जाते हैं। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा एंड आई एम कमिटिंग माई सेल्फ टू दिस। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि मुझे उससे पहले मैंने शाहीन करके एक शो था जो सोनी पे आता था, वो कहता वो भी टाइटल रोल था। और जब मैंने शाहीन किया था तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हारा तो करियर शुरू हुआ है, लेकिन ये साथ ही साथ खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि एक टाइटल रोल मिला है, उसके बाद तुमको जिंदगी में दोबारा टाइटल रोल तो मिलने से रहा। तो बस ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत है, पर फिर बहुत छोटी रहेगी तुम्हारी जर्नी, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है, देखते हैं। और फिर आई थिंक आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स जिसने एक नहीं 3 टाइटल रोल किए बैक टू बैक। चौथा टाइटल रोल भी कर लिया। मतलब मैंने शाहीन किया, फिर कुमकुम किया, फिर उसी दौरान देवी किया, और उस शो के खत्म हो जाने के बाद ये चंदा कानून ने किया जिसमें मैं चंदा थी। तो फिर इतने टाइटल रोल कर लिए कि मैंने कहा ये जिंक्स तो मैंने तोड़ दिया, अभी किसी एक्टर को दुखी होने की जरूरत नहीं है। शुरू में बिल्कुल टाइटल रोल करो, एक के बाद एक टाइटल रोल ही करोगे फिर। आपके और हुसैन की केमिस्ट्री यानी कुमकुम और सुमित की केमिस्ट्री लोगों को काफ़ी पसंद थी। जी मैम ऑफ स्क्रीन आपका अपने को एक्टर्स स्पेशली हुसैन के साथ कैसा इक्वेशन था? कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वाक्या हो जो आज भी आप याद करते हो तो चेहरे पे स्माइल आ जाती हो? आई थिंक कुमकुम अपने आप में मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल आने वाला शो है, क्योंकि हमारी इतनी प्यारी मेमोरीज हैं। हम लोग सेट पे सच में जैसे फैमिली होती है ना, ऐसे थे। और हुसैन और मैं तो टॉम एंड जेरी थे। हम आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन टॉम है और कौन जेरी, क्योंकि हम सिचुएशन के हिसाब से दोनों एक दूसरे को परेशान करते कभी रहते मैं हैं। टॉम थी तो कभी वो टॉम, तो सिचुएशनली चेंज होता था। लेकिन हमारी दोस्ती टॉम एंड जेरी वाली दोस्ती थी, जिसमें एक दूसरे के साथ दूसरे के बाल नोच ले ऐसे थे। अच्छा। लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। और वो बाल नोचना प्यार वाला ही बाल नोचा था। वो मुझे तंग करता था, मैं उसे तंग करती थी। वो मतलब अपने गीले हाथ मेरी साड़ी से पोंछ देगा, साड़ी गंदी कर दी। मतलब वैसी वाली जो बच्चों वाली लड़ाइयाँ होती है, और प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई होती है, वैसे हमारी नोकझोंक हुआ करती थी। और हम रह भी नहीं सकते थे एक दूसरे के बिना। ओके, तो कुमकुम ने साल दर साल अपना एक अलग लॉयल फैन बेस क्रिएट किया है, जी और वो लोग आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं। जी। मेरे को याद है कुमकुम के रिंगटोन को फोन में लोग रखा करते थे। आज भी कभी आज भी आपको कभी कभी सुनने को मिलता है। इसके अलावा एक और चीज याद आता है कि दोपहर 1 बजे खाना बनाने का वक्त होता है, जी। तो कुमकुम की वजह से कई घरों में खाना लेट से बनता था, क्योंकि 1 बजे मम्मी और आंटी लोग जो हैं ये बैठ के कुमकुम देखा करती और थी। बच्चा स्कूल से और आके अगर बच्चा खाना स्कूल मांग से ले तो खाना बोलता चुप मांगता है, बैठो, 1:30 बजे हाँ, मिलेगा। तो ये सब जो इतना प्यार आपको मिला है, जी। तो आपके लिए सबसे मजेदार फैन इनकाउंटर कौन सा है? सबसे मेमोरेबल आपका फैन इनकाउंटर अभी तक का कौन सा रहा है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मज़ेदार से ज़्यादा एक इमोशनल ओवरवेलमिंग है, वो मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी
क्योंकि उसने जितना मुझे टच किया था वो अलग ही लेवल पे था। तो मैं किसी शो के लिए, मतलब इवेंट के लिए मैं बड़ौदा गई हुई थी, तो मैं वहाँ स्टेज पे थी, बात कर रही थी माइक पे, तो एक मतलब एक वहाँ पर वन ऑफ द मेल्स ही स्टूड अप एंड ही सेड कि मेरी मदर जो है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो वो आपको छू के देखना चाहती हैं। तो मुझे बहुत अजीब तो फील हुआ स्टेज पे कि अभी छू के देखना थोड़ा सा वियर्ड लगता है, पर आप ना भी नहीं बोल सकते, रूड लगता है। तो मैंने कहा ठीक है ओके। तो जब वो स्टेज, और उन्होंने ये कहा कि वो ना कुमकुम रोज देखती हैं और वो आपको छू के देखना चाहती हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो आई स्टेज पे, जब वो आई स्टेज पे तो मुझे पता चला कि वो देख नहीं सकती हैं, इसलिए वो मुझे छूना चाहती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप जब देख नहीं सकती तो आपने ऐसा कैसे कहा कि मेरी मदर कुमकुम रोज देखती हैं? तो शी सेड कि मैं रोज सुन के तुमको देखती हूँ। तो शी टच्ड माई फेस लाइक दिस, जैसे मैं छू के देखना चाहती थी कि मेरी कुमकुम दिखती कैसी है। सो दैट वाज, मैं अभी भी बता रही हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि माय गॉड, जिस तरह से उन्होंने मेरे चेहरे को छुआ था ना, आई कांट टेल यू। मेरी अभी भी इतनी मेमोरी स्ट्रांग है कि मेरे को अभी भी आंसू आ रहे हैं, बिकॉज इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी कि कोई सिर्फ स्क्रीन पे किसी को देख के इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो यू वुड वॉच इट एवरी डे, सिर्फ सुनती थी और सिर्फ मेरी आवाज़ से प्यार था उनको। नहीं, क्योंकि आप जो किरदार निभाते हो वो एक झूठ है बेसिकली, वो आप काल्पनिक दुनिया का एक किरदार है, लेकिन जब रियल लाइफ के लोग उसको उतना प्यार देते हैं तो एज एन आर्टिस्ट तो फिर वो अंदर से बहुत फुलफिलिंग लगता ही होगा। अरे जब कुमकुम के हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मुझे बाकायदा कंडोलेंस कॉल्स आए थे। अच्छा। देयर वाज समबडी जो फूट फूट के रो रही थी फोन पे। मेरे कोई उज्जैन के जानकार थे, उनका फ़ोन आया कि मेरी मम्मी बहुत रो रही है, प्लीज़ उनसे बात कर लो। और रो रो के बोली बेटा ये बहुत मुश्किल घड़ी है, ठीक हो जाएगा। इन सब चीजों पे हंसी आती थी या फिर कभी प्यार भी आता था? प्यार आता था, क्योंकि मुझे लगता था यार इतना इतना अटैचमेंट, इनोसेंस यार, मुझे समझाना पड़ा कि ये मैं खुश हूँ, कुछ नहीं हुआ है ऐसा, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। मैं खुश हूँ। और उस दौरान मैं फिल्म कर रही थी पहचान, रवीना टंडन की प्रोडक्शन की फिल्म थी। तो उसी दौरान मैं, नाइट शिफ्ट थी तो दिन में कुमकुम शूट किया था, रात में सेट पे वहाँ गई थी। तो वहाँ मेरी जो ड्रेस डिज़ाइनर थी उनकी असिस्टेंट मुझे बोली कि मैं घर गई और मेरी मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, और मैंने बोला क्या हो गया है, आप ऐसे आंखें क्यों सूजी हुई है, सब ठीक है? तो वो बहुत रोने लगी जार जार और कहती है कुमकुम बेवा हो गई। तो यू नो पीपल हैव गिवन दैट काइंड ऑफ लव, इट्स ओवरवेलमिंग। कई बार तो समेटना नहीं आता था कि कैसे इतना प्यार समेटो आप लोगों का। बट इस पॉपुलैरिटी का एक दूसरा पहलू मेरे दिमाग में आ रहा है कि इंडस्ट्री में टाइपकास्ट होना बहुत कॉमन है। तो मैम कभी आपको इस बात की कोफ्त होती है कि 15 साल के बाद भी ऐसा एक किरदार था जिसने आपके बाकी किरदार को ओवरशैडो कर लिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि कुमकुम के चलते ही मैंने कुछ 6 तरीके के रोल्स किए हैं। कुमकुम में डबल रोल था, कुमकुम में याददाश्त चली गई थी, फिर मैं हरियाणवी कैरेक्टर बन के संतो बन के आई थी, रीइंकार्नेशन में तो कैरेक्टर ही टोटली डिफरेंट था। तो मैं चलते कुमकुम में ही ना, क्योंकि मैं ना एज एन एक्टर बोर हो जाती थी, तो मेरे क्रिएटिव बहुत प्यारे थे, वो आके बोलते थे अच्छा अब बोर हो गई हो, हाँ अब क्या करना चाहोगी, अब ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ऐसा लेके आओ, तो वो ट्विस्ट ले आते थे। ऐसे होता था। तो अच्छा अब ये बोर हो रही है, अब ये इसको मजे नहीं आ रहे सीन्स करने में, अब कुछ करना पड़ेगा ट्विस्ट। तो फिर कभी डबल रोल आ गया, कभी कुछ हो गया। तो मैंने कुमकुम के चलते एज एन एक्टर बहुत इंजॉय किया, बिकॉज अगर 7 साल शो चला है तो कुछ 6 तरीके के कैरेक्टर मैंने किए हैं। और उसके बाद भी मैंने काम कम किया है, मुझे काम ऑफर नहीं हुआ ऐसा नहीं है। आई हैव ऑलवेज बिन वेरी चूजी। एक तो 7 साल चलने के बाद नैनिकेस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, फिर भी 2 महीने बाद ही मेरा ये चंदा कानून आ गया था। वो खत्म होते ही मैंने बिग बॉस किया था। बिग बॉस से आते ही आई प्लान्ड फैमिली, तो मैंने मैटरनिटी ब्रेक लिया था 3-3.5 साल का। जैसे ही मैंने डिसाइड किया मैं काम करने को तैयार हूँ, शनि तैयार खड़ा था। 1.25 साल शनि किया, शनि के खत्म होने के 6 महीने के अंदर तंत्र किया, तंत्र के खत्म होते ही हमारी वाली गुड न्यूज़ किया, हमारी वाली गुड न्यूज़ के खत्म होते ही वो भी ड्यूरिंग कोविड किया। उसके बाद मैंने ये मेरी फैमिली किया, अभी इसके अलावा और कितना काम करा, बच्चे की जान लो। आपका एक ये TVF का भी एक शो है, ये मेरी फैमिली जी। तो मैम आपके हिसाब से इस शो में और इस सीज़न में ऐसी क्या खास बात है कि ऑडियंस को ये देखना चाहिए? सबसे खास बात तो ये है, सिर्फ इस सीज़न की नहीं, हर सीज़न में जो ये शो है उसमें रिलेटेबिलिटी जो है, क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया है, इतना नॉस्टैल्जिक शो है। आज के टाइम पर फैमिली शो बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहाँ आप अक्रॉस ऑल जनरेशन साथ में बैठकर देख सकें उस शो को। और एक तो नॉस्टैल्जिक है, आई थिंक 90s वो एरा है जिससे सभी लोग रिलेट करते हैं। सब लोग अब
आधों का बचपन है तो आधों की जवानी है, वो 90s जो जनरेशंस हैं आज, तो सबको 90s बहुत याद आता है, तो इट टेक्स यू बैक इन 90s, तो वो खासियत है। और इस सीज़न में बहुत ही खूबसूरती से गलतियों को बताया है, मतलब ये सीज़न जो है वो मिस्टेक्स पे बेस्ड है, जो ऐसा हमने कुछ स्पेशली टाइटल में बोला कहीं नहीं है, लेकिन हर एपिसोड जब आप देखते हो आपको पता चलेगा कि हर एक किरदार, एक एपिसोड में एक किरदार है जो कोई गलती करेगा और कैसे फिर उस गलती को वो सुधारेगा, और कैसे परिवार अनकंडीशनल सपोर्ट देता है और कैसे फिर साथ हो जाता है। कि जोसेफ ये बताता है कि गलती करना तो इंसान के मतलब कंट्रोल के बाहर ही है, मतलब वो करेगा ही करेगा गलती, लेकिन परिवार एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी हर गलती माफ़ करके उसे ओवरलुक करके एक बार फिर से आपको आपके साथ हो जाता है। सो दैट इज व्हाट वी आर। थर्ड सीजन में यही एक चीज़ भी मुझे यूनिक लगी कि इसमें हमने एक कैरेक्टर को नहीं लेकर हर कैरेक्टर पे अलग अलग एपिसोड्स बना के उनको लाइट में रखा, तो सारे कैरेक्टर्स को एक वो मिल रहा है। जी। तो आपने कुमकुम किया जो कि टीवी का एक शो था, फिर आपने ये मेरी फैमिली किया जो कि ओटीटी का एक शो है। दोनों माध्यम अलग हैं, दोनों माध्यम में काम करने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि दोनों कितना अलग है, दोनों कितना सेम है, काम करने के तरीके कैसे हैं? एक्चुअली बहुत अलग है। उसका रीज़न ये है कि टीवी जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपको पता ही नहीं होता है कि ख़त्म कब होने वाला है वो शो, आगे क्या स्टोरी होने वाली है आपको पता नहीं। आप एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम की स्टोरी जानते हैं कि चलिए शो ऐसे शुरू होगा, ये बेस है, लेकिन जैसे जैसे टीआरपी बढ़ती और कम होती है वैसे वैसे ट्रैक्स चेंज होते हैं, ड्रामा ऐड हो जाता है, नए नए किरदार आ जाते हैं जो सोचा ही नहीं होता है कि शो शुरू होने पे आएंगे भी। तो वो जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होते हैं ये आपको पहले से पता नहीं होते हैं, और आपको बॉन्ड करने का अपने को एक्टर्स के साथ एक केमिस्ट्री बिल्ड करने का बहुत लंबा टाइम मिलता है। शुरू के 10-15 दिन की शूटिंग तो मतलब क्या वो कहते हैं ना कि जान पहचान में ही निकल जाती है, वैसे है। और यहाँ पर ऐसा है कि 15-20 दिन में तो काम ही खत्म हो जाने वाला है। तो आपको फ्रॉम द वर्ड गो फर्स्ट शॉट से ही वो केमिस्ट्री दिखानी है, वो तालमेल बिठाए रखनी है। और यहाँ आपके पास लिमिटेड एपिसोड्स हैं, मतलब जितने में हम स्टार्ट भी नहीं हुए होते हैं उतने में तो यहाँ सीरीज खत्म हो जाती है। 5 एपिसोड को तो हम इंट्रोडक्शन भी नहीं गिनते हैं टीवी में, और यहाँ 5 एपिसोड में आपका सीजन खत्म हो जाता है। तो जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट ही करते हैं एक ऐसी तैयारी के साथ, ऑब्वियसली वर्कशॉप की जाती है, रीडिंग्स की जाती है ताकि एक्टर्स आपस में घुल मिल जाएं। बट जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के साथ ही, पहले शॉट के साथ ही ऐसा लगना चाहिए कि आप वो कैरेक्टर हैं, और ये अगर आप फैमिली बने हैं तो ये फैमिली, ये दुश्मन बने हैं तो आप दुश्मन हैं। मतलब पहले से ही आपको उस कैरेक्टर की स्किन में उतर के ही सेट पे आना होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए टाइम नहीं मिलता बेसिकली, आप कैरेक्टर में ही जाते हो। बिल्कुल भी। प्लस आपको मालूम है कि ये यहाँ शुरू कर रहे हैं और हमारी डेस्टिनेशन ये है, हमें यहाँ खत्म करना है। वहाँ तो मतलब चलते चले जा रहे हैं, वो चलते ही चले आपको पता ही नहीं है कि कब खत्म होना है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। टेलीविजन में एक और चीज़ है जिसके बारे में बहुत सुना है, अबाउट द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, हेक्टिक स्केड्यूल, स्पेशली जैसे फीमेल ओरिएंटेड शोज़ होते हैं तो जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनका पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो उन्हें काफ़ी शूट करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे भी न्यूज़ सुने कि हाँ एक्ट्रेसेस काम करते करते बेहोश हो गई रात में बिकॉज ऑफ द हेक्टिक स्केड्यूल। तो डू यू थिंक दैट देयर आर सम चांसेस ऑफ रिफॉर्म्स टू काइंड ऑफ करेक्ट दिस, या फिर ये है ऐसी चीज़ की नहीं हो सकती क्योंकि हमें डेली वो करना है? करेक्ट होने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है नंबर ऑफ एपिसोड्स वीकली कम हो। हाँ। क्योंकि अगर आपके पास डेडलाइन है और आपको कल का टेलीकास्ट बनाना है तो फिर द शो मस्ट गो ऑन वाला केस होता है हमारा। जब पहले कुमकुम के टाइम पे व्हेन इट स्टार्टेड, डेली को मंडे टू थर्सडे डेली बोला जाता था। शो के चलते 1.5-2 साल बाद मंडे टू फ्राइडे का टाइम आया था, तो हम लोगों ने इतना तमाशा किया था कि मंडे टू फ्राइडे तो बहुत हो गया, कैसे करेंगे। फिर मंडे टू सैटरडे आने लगा तो हमने रिवोल्ट कर दिया था कि हो ही नहीं सकता, मतलब आएगा मैं तो मर ही जाऊंगी इतना काम कर करके, मैं नहीं कर सकती। लेकिन अब मंडे टू संडे होता है तो भैया सांस लेने का भी टाइम ही नहीं है लोगों के पास। तो अब अगर शूटिंग वाले शूटिंग प्लान कर रहे हैं तो उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि उनके पास कल का एपिसोड नहीं है। तो अगर हमें इसे नॉर्मल करना है तो एक ही चॉइस है, वो है नंबर ऑफ एपिसोड्स कम होना एक शो के। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक ये ऐसा ही चलने वाला है। आपको अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कब लगा दैट यू नो यू हैव अराइव्ड इन लाइफ नाउ, आप शायद फाइनेंशियली अब सिक्योर हैं, या अब शायद इसके बाद आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े? तो जब मैं मुंबई आई थी तो मेरे पापा ने, मुझे याद है, 5,000 रुपये देकर भेजा था मुझे। ये और कब की बात है? 1999 5th January। अच्छा, that was the day I came in on and entered my कर्मभूमि मुंबई। और तब ये मुंबई नहीं बॉम्बे हुआ करता था।
तो आई केम देन एंड मेरे पापा ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे और तब मैंने पापा से कहा पापा 5,000 रुपये इसका क्या करूँगी मैं, बोले तो बहुत होता है, मतलब ऐसे आपने कैसे दे दिए इतने पैसे, क्योंकि तब तक हम तो पॉकेट मनी पे चलने वाले लोग थे, आई वाज जस्ट 17 एट दैट टाइम। तो पापा ने कहा जरूरत पड़ेगी तुम ले लो क्योंकि तुम अब शिफ्ट हो रही हो यहाँ पे। कहा ठीक है। टैक्सी में जाती थी जहाँ जाती थी स्ट्रगल करने के लिए भी, और मैं जयपुर से आई थी तो मेरे पास मोस्टली सूट्स थे, तो मैं मेरी चाची और चाचा के घर पे रही थी तब शुरू में, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़े फैशनेबल कपड़े ले लो, थोड़े पैंट्स वैंट्स ले लो, शॉर्ट ले लो, क्या है सारी जगह पे ढीले ढीले सूट्स पहनती हो। तो मैंने शॉपिंग भी कर ली, सब कर लिया। विद इन 1 month दैट 5,000 वाज ओवर। आई थिंक 1 month भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, विद इन 15-20 days। एंड आई फेल्ट कि ये तो खत्म हो गए। देन आई कॉल्ड पापा कि मेरे तो पैसे खत्म हो गए। तो ही वाज लाइक मैंने तो पहले ही कहा था कम है, मैं भेज देता हूँ। उन्होंने पैसे फिर भेज दिए, वो फिर महीने भर में खत्म हो गए। आई वाज नेवर अ चाइल्ड जिसने ना अननेसेसरी अनड्यू डिमांड्स की हो जिंदगी में, नॉट थिंकिंग कि ये मेरे पेरेंट्स कर सकेंगे या नहीं, पर मैं सही गलत को बहुत मानने वाली हूँ शुरू से। मैं प्रिंसिपली अपने आप को सही रखना पसंद करती हूँ। तो मुझे ना 1-2 महीने बाद ये फील होने लगा कि मैं तो मामला सही नहीं हो रहा है ये। अच्छा। मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ टैक्सी में जा रही हूँ, मज़े से मीटर डाउन होता है, जितना भी उसका पेमेंट होता है कर देती हूँ। तो माई फादर वॉज वर्किंग विद रेमंड्स, तो ही वॉज अ सर्विस मैन, ही हैड अ फिक्स्ड सैलरी, ही वॉज नॉट अ बिजनेस मैन जो कि कितना भी आ जाएगा हमको पता ही नहीं है, हर महीने कुछ, उनकी फिक्स सैलरी है। एंड आई फेल्ट दैट ही विल नेवर से नो टू मी, बट एज अ चाइल्ड एम आई डूइंग द राइट थिंग? मैं यहाँ काम करने आई हूँ कि इनसे पैसे मंगाते रहने के लिए आई हूँ? सो आई रिमेंबर टेलिंग माई फादर इन द मंथ ऑफ अप्रैल के आप मुझे पैसे भेजना बंद कर दो। अच्छा। इसके बाद अब आप मुझे पैसे नहीं भेजोगे। तो पापा सेड कि मैं पीसीओ से फ़ोन किया था उनको, तो पापा सेड कि अगर मैं पैसे नहीं भेजूंगा तो तुम वहाँ सर्वाइव कैसे करोगी? ऐसे अगर आप पैसे भेजते रहे ना तो मैं कभी मेहनत नहीं करूँगी और मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, मेरी कोई स्ट्रगल नहीं है। तो मैंने अपनी स्ट्रगल चूज की थी। मैंने कहा आप पैसे नहीं भेजोगे, जब मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी तब पूछूंगी आपसे। एंड दैट इज द डे एंड टुडे 1999 April to we're sitting in 2024 April. Yes. I have not asked for money from my dad, and I've only made him and my mom proud. Yes. Because I struggled after that out of choice. There was one particular week, तब तक मैं मेरे चाचा के साथ महाकाली अंधेरी में रहती थी, फिर वो लोग शिफ्ट हो गए थे मीरा रोड, तो मैं उनके साथ शिफ्ट हुई। तो मेरा बैंक अकाउंट यहाँ खोला हुआ था उन्होंने, तो मुझे पैसे निकालने थे। तो तब तक मीरा रोड से आते समय पहली बार तो मुझे पता चला था कि ट्रेन में बैठते कैसे हैं। अच्छा। चर्च गेट किस तरफ होता है और विरार किस तरफ होता है मुझे पता नहीं था। और तब मैं जब आई थी तो मेरे बाल इतने लंबे थे कि जैसे कुर्सी पे भी ना ऐसे लेट सकते थे, इतने लंबे बाल। तो जब मैं ट्रेन में घुसी तो ऐसे मेरे बाल उधर ही रह गए थे, तो मुझे ऐसे रस्सी की तरह खींचना पड़ा था। तो आई सॉ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बोला ये क्या है, ये कैसा है, ऐसे कैसे जाऊंगी मैं मीटिंग में एंड ऑल दैट। दैट वाज नॉट अ स्ट्रगल वेयर अब कैसे होगा क्या होगा। इफ आई वांटेड आई कुड हैव आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम माय डैड, बट आई चोज नॉट टू। एंड देन आई वर्कड हार्ड एंड आई डिड नॉट वेट कि जिस दिन मेन रोल मिलेगा उसी दिन करूँगी। मैंने छोटे छोटे रोल्स करने शुरू किए। तो आपके प्रोडक्शन हाउस जाया करती थी? हाँ, जैसे कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, उनसे मिली और छोटे छोटे काम किए। जैसे मेरी चाची जो है वो डबिंग का काम करती थी, तो उनके साथ मैं कहीं गई हुई थी, तो वहाँ उस दिन कोई डबिंग आर्टिस्ट था, वो नहीं आ पाया था बारिश की वजह से, तो मैं वहीं बैठी थी। तो उन्होंने पूछा ये कर लेंगी क्या? तो एनिमेशन कुछ था, चिड़िया विड़िया का कैरेक्टर था, तो मैं हाँ मैं कर लूँगी, चू 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 करके कुछ आवाज़ मैंने कर दिया था। तो उसके लिए मुझे कुछ 500 रुपये मिले थे। तो मुझे 500 मतलब वाओ मेरी कमाई। उसमें भी जब मैं पहली बार, हाँ 500 रुपये थी, और उसमें से भी मैंने 300 रुपये की साड़ी ली थी अपनी माँ के लिए। तो जब मैं जयपुर गई थी तो उन्हें वो साड़ी, आज भी उनके पास वो साड़ी है। आर्टिस्ट हो या नॉर्मल इंसान हो, वो इमोशन सबके पास वही होता है, राइट? ह्यूमंस है ना हम सब। हर कोई हर्ट होता है, बट मेरे को लगता है जो जिनकी लाइफ पब्लिक है, जो पब्लिक फिगर की लाइफ है, जब उनके साथ कुछ ऊपर नीचे की चीज़ होती हैं और जब वो किसी चीज़ को लेट गो करना चाहती हैं, तो नॉर्मल लाइफ को तो नॉर्मल इंसान को छोड़ दिया जाता है, उसको अपने हिसाब से वो प्रोसेस करता है। बट फिर पब्लिक लाइफ के बारे में, उनके बारे में बहुत लिखा जाता है जो पब्लिक फिगर है। तो बीइंग एन आर्टिस्ट ये कितना टफ हो जाता है? कभी कभी अंदर से इस बात को लेके टीस उठती है कि व्हाई मी? मुझे व्हाई मी या व्हाई हिम और हर से ज़्यादा कोफ्त जिस चीज़ से होती है वो है मनगढ़ंत न्यूज़। हाँ। और उस पर आंख मूंद के भरोसा करने वाले लोग।
people are happier to believe negative news about others rather than positive. Judgment पास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं लोग. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार उनकी पर्सनल लाइफ है, रहने दो ना उन्हें. आपको क्या पता किसकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है. राइट. अभी आपके बारे में एक न्यूज़ अभी पढ़ रहे थे, बारबी मूवी के ऊपर आपने कुछ बोला था कि जूही परमार 15 मिनट में ही थिएटर से हुई बाहर. जूही परमार वो उसको तो क्या है, वो जैसे मिर्च मसाला लगा के तो उसको पता नहीं होता है. इट वाज नथिंग. आई हैड रिटन एन ओपन लेटर व्हिच वाज लाइक अ पोस्ट, और मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर आप बारबी बना रहे हो तो बच्चों के लिए क्यों नहीं बनानी, जब आपको पता है कि आपका टारगेट जो है वो बच्चे ही हैं. आपकी गुड़िया से ना बच्चे ही खेलते हैं, लेकिन जब आपने उसी गुड़िया पे फिल्म बनाई तो बच्चों को दूर रख लिया उससे. आज टॉम एंड जेरी बच्चे देखते हैं. आजकल को टॉम एंड जेरी की कोई फिल्म रिलीज हो जाए या मिकी मिनी की कोई फिल्म रिलीज हो जाए जिसमें सडनली 13+ है वो, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो बच्चों के लायक नहीं है. कौन सा पेरेंट पहले तो ये चेक करेगा कि वो PG-13 है या नहीं, क्योंकि ये तो कैरेक्टर ही बच्चों के लिए है ना. राइट, वैलिड पॉइंट. बट माय क्वेश्चन वाज दैट व्हाट वाज द नीड टू मेक अ फिल्म ऑन अ कैरेक्टर व्हिच केटर्स टू किड्स. जब आपका बिजनेस बच्चों पे चलता है तो ऐसी ही फिल्म बना लेते जो बच्चे भी देख सकते हैं. उनको क्या जवाब दो, आपकी बारबी रिलीज हुई है बट आप नहीं देख सकते, आपकी मम्मी देख के आएगी. फिर मैंने कहा मैं किसके साथ किनको समझा रहे हो? किनको समझा रही हूँ. जिनको समझना है वो समझ गए, जो नहीं समझ रहे हैं, जिनको हर चीज में ही मोर्चा उठाना है तो फिर आप उठा लो. कुमकुम 2 आने का कोई चांस आप देख रही हैं? अब जनता का तो इतना प्यार है, मुझे लग रहा है कलेक्टिव एनर्जी मैनिफेस्ट करके अगर ले आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना लोग चाहते हैं कि. बट आप करोगे क्या? आप नॉर्मल उसमें आप थे, फिर 20 साल बाद कहानी हो गई, फिर पुनर्जन्म हो गया. पुनर्जन्म में हम 18 पे छोड़े गए थे ना, फिर वहां से नई शादी हुई थी ना मेरी और उसकी लास्ट एपिसोड में, तो उसके बाद की कहानी तो एक्सप्लोर ही नहीं हुई है. उसकी कहानी एक्सप्लोर वो करेंगे. तो आई होप कि आप बस. हाँ, कुमकुम 2 आएगा तो इट हैज टू बी हुसैन एंड जूही. आई एम वेरी पजेसिव अबाउट कुमकुम, तो मैं किसी और एक्टर को कुमकुम प्ले करते हुए नहीं देखना चाहूंगी. सो वी विश यू मैम कि आप ऐसे ही, आप बहुत ही एक अच्छे सोल हो, बहुत पॉजिटिव हो. आप काम करते रहो, जल्दी से कुमकुम 2 लाओ. आपकी बात सुन लेंगे. मेरी फैमिली के और भी सीजन आते रहे. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने टाइम निकाला. थैंक यू. हाय, दिस इज जूही परमार एंड इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट प्लीज सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस.